हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भूपेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अभिव्यक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा हम सबको पता है कि कोरोना की वजह से हमारी जो रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस थी वो नहीं चल पा रही है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई तो करनी जरूरी है। सिलेबस जो हम कर चुके हैं या फिर जो एग्जाम में आने वाला सिलेबस है तो वो हमें करते रहना है। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट्स की जैसे आप सबको पता है पटवार, पुलिस, रीट की बाकी सब्जेक्ट्स की आपकी क्लासेस चल रही हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड पे स्टूडेंट्स ने कहा सर रीजनिंग की भी क्लासेस हमें सुचारू रूप से चाहिए। तो हम जो है रीजनिंग की क्लासेस जो हमारा सिलेबस है जो एग्जाम में हमारे पास पूछा जाएगा पटवार पुलिस का दोनों का, वो कंप्लीट सिलेबस जैसे हम क्लासरूम में सुचारू रूप से चालू रखें तो वो वापस यहाँ हम डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस का हो सकता है ज्यादा समय लग जाए, तो जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा है हमारे टच में रहना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको शुरू कराता हूँ टॉपिक एक कैलेंडर से। ठीक है, आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास में। ठीक है, और वापस से हम इसको क्लासरूम में जैसे हम पढ़ रहे थे बिल्कुल जीरो लेवल से वापस से हम इसको यहां पढ़ेंगे ताकि आप रिवाइज कर सको, उसके टच में रह सको। ठीक है, तो कैलेंडर जैसे हम सबको मालूम है कि डेली लाइफ में हम कैलेंडर यूज में करते हैं। जैसे हम बोलते हैं आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर हम बोलते हैं आज 20 तारीख है, 21 तारीख है, 22 तारीख है। अभी 2020 ईयर चल रहा है, फिर 2021 चलेगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स जो कैलेंडर में यूज होंगी वो देखो। जैसे सबसे पहले हम बात करें कैलेंडर की शुरुआत होती है डे से। ठीक है, डे से बनता है आपके वीक। ठीक है, हम दोनों मीडियम को कवर करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, वीक से बनता है या कहीं वीक से बड़ा है मंथ, जिसको हम कहते हैं माह। और मंथ से बनता है ईयर, जिसको हम कहते हैं वर्ष। ठीक है, ईयर से बनता है सेंचुरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शताब्दी। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं आप सबको मालूम है, लेकिन इनको रिवाइज करना जरूरी है। क्योंकि इनको रिवाइज करना इसलिए जरूरी है कि पूरे कैलेंडर में यही टर्म्स यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ईयर से। हम सबको मालूम है कि ईयर जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष, या जिसको हम कहते हैं अधिवर्ष। अब बात आती है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे हम सबको वापस से मालूम है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। साधारण वर्ष जिसको कहें हम नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष में 365 डेज होते हैं। और लीप वर्ष में जो है वो होते हैं 366 डेज, 365 दिन और 366 दिन। दूसरा डिफरेंस, हम सबको पता है कि साधारण वर्ष में फरवरी महीने जो है वो 28 दिन का होता है, और लीप वर्ष में फरवरी महीना जो है वो 29 डेज का होता है। लीप वर्ष में फरवरी का महीना जो है वो 29 डेज का होता है। यहाँ एक दिन अधिक क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझे। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे गए। तो देखो, हम सबको पता है कि अर्थ का रोटेशन जो है वो 365 सही 1/4 दिन में होता है। अर्थ का रोटेशन जो है 365 सही 1/4 दिन में होता है। ठीक है, 365 डेज तो कंप्लीट हो गए, लेकिन 1/4 दिन का मतलब हम कह सकते हैं क्या? 6 आवर्स। 1/4 दिन का मतलब हम कह सकते हैं 6 आवर्स, 6 घंटे। ठीक है, ये बात हुई पहले वर्ष की। इसी तरह दूसरा वर्ष, उसमें भी कितने दिन होंगे, या रोटेशन जो है वो कितने दिन में होगा? 365 से 1/4 दिन। वापस सेकंड ईयर का 1/4 दिन का मतलब हो गया 6 आवर्स। तो फ्रेंड्स, क्या हम दिन को या डे को फ्रैक्शन में रख सकते हैं क्या? कि ऐसा हुआ कि 365 दिन कंप्लीट हुए और 365 दिन के बाद एक दिन सन को, सूरज को बुलाया और 6 घंटे बाद सेटल डाउन करके अगला दिन कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। तो क्या हुआ, पहले वर्ष का 1/4 दिन या कहें 6 आवर्स, दूसरे वर्ष का इसी तरह
तीसरे वर्ष का 1/4 दिन और इसी तरह चौथे वर्ष का 1/4 दिन। ठीक है, जब 4 बार 1/4 को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक कंप्लीट डे बनेगा, एक कंप्लीट डे बनेगा। और वो कंप्लीट डे चौथे वर्ष में एज ए 29 फेब हम ऐड कर देंगे। अब देखो चौथा वर्ष क्या कहलाएगा हमारा, लीप वर्ष। इसके बाद वापस से लीप वर्ष कब आएगा, 4 साल बाद, यानी 8वां वर्ष क्या कहलाएगा, लीप वर्ष। फिर 12वां वर्ष क्या कहलाएगा, लीप वर्ष, यानी लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आएगा। ठीक है, ये तो हुई आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात। अब 3 पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, 3 पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि कैलेंडर में लास्ट तक यूज होंगे। वो पॉइंट्स समझे फ्रेंड्स, वापस से बिल्कुल इजी हैं, आपको मालूम भी होगा, लेकिन उनको रिवाइज करना जरूरी है। तो वापस एक बार 3 पॉइंट समझें। ठीक है, वापस से एक बार 3 पॉइंट समझें। पहला क्या, हमें वर्ष को देखते ही पता लगना चाहिए कि वो लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो है कि हमें पता होना चाहिए कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा और कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो देखें सबसे पहला पॉइंट, लीप वर्ष, लीप वर्ष। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखता हूं 1952, 1962, 1988, 1995, 2002, 2013 एंड सो ऑन, कोई भी ईयर हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 1952 लीप वर्ष है या नहीं, तो अभी हमने डिस्कस किया लीप वर्ष कौन से होंगे, चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा, फिर 8वां होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा। तो ये सारे के सारे मैं कह सकता हूं कि 4 के मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, या कहूं इन सब में 4 का भाग जाता है। तो एक कंक्लूजन हमारे पास ये आ गया कि जिस वर्ष में 4 का भाग जाएगा, जिस वर्ष में 4 का भाग जाएगा वो लीप वर्ष कहलाएगा। तो देखें 1952, वैसे इसमें एक चीज आप देखना, हम बोलते हैं 1952, इसका मतलब ये हो गया 1900 तो हो गया शताब्दी और 52 हो गया वर्ष, 1900 हो गया शताब्दी और 52 हो गया वर्ष। ठीक है, तो हम 1952 में 4 का डिवाइड करके देखें, 4 का भाग लगा के देखें, क्या 1952 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो ये वर्ष कौन सा कहलाएगा, लीप वर्ष। अब क्योंकि लीप वर्ष है तो इसमें फरवरी के महीने में कितने दिन होंगे, 29 डेज होंगे। ठीक है, 1962, क्या 1962 में 4 का डिवाइड होता है, नहीं होता। 1988 में डिवाइड होता है, 1995 में नहीं होता, 2002 में नहीं होता, 2013 में नहीं होता। यानी ये 2 वर्ष जो हैं ये लीप वर्ष होंगे, यानी इन 2 वर्षों में फरवरी में 29 डेज होंगे, बाकी में नहीं होंगे। तो देखो अब दोस्तों आपको बताऊं मैं कि टाइम खराब नहीं करना, रीजनिंग के क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, पुलिस का हो, पटवार का हो, एसएससी हो, आपको पता है कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, रीजनिंग लगभग सभी एग्जाम्स में आती है। और क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन जो हमें कोशिश करनी है विदाउट पेन कॉपी, यानी ऑनलाइन पेपर है, स्क्रीन के ऊपर हमें क्वेश्चन दिखाई दे और वहीं उसको हम सोल्व कर दें। तो वर्ष को देखते ही हमें पता लगना चाहिए कि वो लीप वर्ष है या नहीं। वो कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल याद करें, 4 का भागफल रूल याद करें। ठीक है, जैसे पहला वर्ष है 1952, तो हमें इसमें कंप्लीट में 4 का डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 का भागफल रूल कहता है कि कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, जैसे मैंने लिखी 5, 9, 1, 3, 2, 4, 3, 6, और मुझे ये पता करना है कि इस संख्या में 4 का डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी संख्या के आखिरी 2 डिजिट देखे मैंने, क्या है 36, मैं इस 36 में 4 का डिवाइड करके देखूंगा। क्या 36 में 4 का डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। अगर 36 में 4 का डिवाइड होता है तो समझ लेना इस पूरी संख्या में 4 का डिवाइड होगा। तो क्या करें, आखिरी 2 संख्या, अब जैसे आपके पास लिखा 379590,
आपको वापस पता करना है कि इस संख्या में 4 का डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो वापस देखो, आखिरी दो संख्याएं क्या हैं? डबल जीरो। आखिरी दो संख्याएं अगर डबल जीरो हैं तो भी उस संख्या में 4 का डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम, क्या 52 में 4 का डिवाइड होता है? डिवाइड होता है, इसलिए लीप वर्स है। 62 में 4 का डिवाइड होता है? नहीं होता। 88 में होता है, 95 में नहीं होता। 02, आखिरी दो डिजिट क्या है? 02, या कहें 2, क्या 2 में 4 का डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये भी लीप वर्स नहीं होगा। 13 में 4 का डिवाइड होता है क्या? नहीं होता, तो ये भी लीप वर्स नहीं होगा। तो दोस्तों अब हमें तुरंत देखते ही पता लगेगा, जैसे आपके पास लिखा 1919 और तुरंत पूछा जाए क्या ये लीप वर्स है? आपने देखा आखिरी दो डिजिट 19 है, 4 का डिवाइड नहीं होता है, तो ये लीप वर्स नहीं होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि कोई वर्स लीप वर्स होगा या नहीं। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अब आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, ये तो था पर्टिकुलर कोई वर्स लीप वर्स है या नहीं। दूसरा जो पॉइंट है वो है लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। दिए गए वर्ष में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। देखो यहां लीप वर्ष फाइंड करना था, तो किसका भाग लगाया? 4 का भाग। किसमें? 4 का भाग किसमें? जो भी ईयर है उसकी आखिरी दो डिजिट में। अब वापस किसकी बात कर रहा है? दिए गए वर्षों में लीप वर्ष ज्ञात करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? तो दोस्तों लीप वर्ष का नाम आते ही तुरंत किसका भाग लगा देना है? 4 का। 10 में 4 का भाग लगाया, कितनी बार भाग गया? 2 बार। तो 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? 2। अब दोस्तों यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना, ये 10 वर्ष कौन से 10 वर्ष है? यहां 10 वर्ष में आंसर 3 भी हो सकता है, लेकिन यहां आंसर जो है वो 2 होगा। 3 कब होगा समझना इसमें, 1910 से 1920 तक कितने लीप वर्ष होंगे? यहां आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 होगा, क्योंकि ये हमें ड्यूरेशन गिवन है। क्या गिवन है? ड्यूरेशन गिवन है। लेकिन क्या यहां ड्यूरेशन गिवन है क्या? इसने लिखा सिर्फ 10 वर्ष, इसका मतलब हो गया 1 से लेके 10 वर्ष की बात कर रही है, पहले 10 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो 1 से लेके 10 तक चौथा वर्ष और 8वां वर्ष, ये 2 लीप वर्ष होंगे। लेकिन 1910 से 1920 जाएं तो यहां 12वां, 16वां और एक खुद 20, ये तीनों लीप वर्ष होंगे। तो जब तक हमें ड्यूरेशन गिवन नहीं हो, इसका मतलब वो पहले 10 वर्ष की बात कर रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ड्यूरेशन गिवन होगी तो हम चेक करेंगे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। यहां ड्यूरेशन गिवन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। आपसे पूछा जाए 15 वर्ष, 15 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? कौन से 15 वर्ष? पहले 15 वर्ष, 1 से लेके 15। तो वापस किसका भाग लगा देंगे? 4 का भाग लगा देंगे। कितनी बार भाग जाएगा? 4 × 3 12। तो कितने लीप वर्ष कहलाएंगे? 3 LY। LY का मतलब लीप ईयर। आपसे पूछा जाए 50 वर्ष, 50 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? किसका भाग लगाएंगे? 4 का। जब 4 का भाग लगाया तो कितनी बार डिवाइड होगा? 12 बार। तो 50 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 12। समझना दोस्तों आगे। आपसे पूछा जाए 80 वर्ष, 80 ईयर्स में लीप ईयर कितने होंगे? किसका डिवाइड करेंगे? 4 का। कितनी बार डिवाइड होगा? 20 टाइम्स। तो कितने लीप ईयर होंगे? 20। ठीक है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। आपसे पूछा जाए 100 वर्ष, 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? दोस्तों किसका डिवाइड करेंगे? 4 का डिवाइड करेंगे। कितनी बार डिवाइड होगा? कितनी बार डिवाइड होगा? 25 टाइम्स। तो आप मुझे बताओ 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? 25। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो आंसर है 25, ये गलत है। हाँ, डिवाइड 25 टाइम्स होगा, लेकिन फिर भी आंसर गलत है। क्यों गलत है अभी बताएंगे। एक क्वेश्चन और, 400 वर्ष। आपसे पूछा जाए 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे?
तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कितनी बार होगा? 100 टाइम्स। कितनी बार डिवाइड होगा? 100 टाइम्स, यानी 100 बार। तो कितने लीप ईयर होने चाहिए? 100। लेकिन वापस फ्रेंड्स ये आंसर जो क्या है, गलत है। अब क्यों गलत है डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सभी एग्जाम्स में, वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वापस से रिवाइज, कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं? आखिरी दो संख्याओं में 4 का डिवाइड करके देखेंगे। लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना हो अगर हमें दिए गए वर्षों में, तो वापस किसका भाग लगा देंगे? 4 बार। और जितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, जितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, वो हमारे लीप वर्ष होंगे। 100 ईयर्स, 4 का डिवाइड 25 टाइम्स, लेकिन ये गलत है, इसको डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने कहा 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, तीनों आगे काम आएंगे। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट जो है, चलो मैं यही डिस्कस करता हूं। तीसरा पॉइंट जो है वो है ओड डेज। बहुत इंपॉर्टेंट, कैलेंडर की थ्योरी जब तक चलेगी या कैलेंडर जब तक खत्म होगा, ये ओड डेज लास्ट तक चलेगा ही चलेगा। ओड डेज, ओड का मतलब विषम, ओड का मतलब विषम, तो हिंदी में हम इसको कह सकते हैं विषम दिन। विषम दिन क्या होते हैं? ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन बोल के समझाने की कोशिश करता हूं। दिनों की संख्या को, दिनों की संख्या को वीक में कन्वर्ट करने के बाद, वीक में यानी सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषम दिन। ठीक है, चलो नहीं समझ में, दूसरी डेफिनेशन बोलता हूं एक बार। वो दिन जो वीक नहीं बन पाते, यानी जो सप्ताह नहीं बन पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विषम दिन। अगर ये दोनों ही पॉइंट समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। आपसे पूछा 10 दिन, आपसे पूछा 10 दिन में विषम दिन कितने होंगे? ठीक है, तो मैंने लाइन क्या बोली थी? दिनों की संख्या को सप्ताह में बदलने के बाद, सप्ताह यानी वीक, तो वीक में बदलने के लिए किसका डिवाइड करेंगे? 7 का डिवाइड करेंगे। तो 10 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार भाग गया? 1 बार। तो ये तो हो गया वीक, ये तो हो गया वीक। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने क्या कहा कि दिनों की संख्या को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बच गए, तो 10 में 7 का भाग लगाया, 1 बार डिवाइड हुआ, शेष क्या बचा? 3। तो ये 3 क्या कहलाएंगे? ओडी। ओडी का मतलब ओड डेज। ये 3 क्या कहलाएंगे? विषम दिन। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट बताइए, आपसे पूछा 15 दिन, 15 डेज में ओड डेज कितने होंगे? तो मैंने कहा दोस्तों, दिनों की संख्या को वीक में कन्वर्ट करने के बाद जो दिन शेष बच गए वो क्या कहलाएंगे? विषम दिन। तो 15 में 7 का भाग कितने बार गया? 2 बार। शेष क्या बचा? 1। ये क्या कहलाएगा? ओड डे। ये क्या कहलाएगा? ओड डे। आपसे पूछा जाए 20 डेज, 20 दिन में विषम दिन कितने होंगे? आप सबको समझ में आ चुका है। कितनी बार डिवाइड होगा? 2 बार। शेष क्या बचेगा? 6। ये 6 क्या कहलाएंगे? विषम दिन। इसी तरह आपसे दोस्तों पूछा जाए 28 डेज, 28 डेज में ओड डेज कितने होंगे? किसका डिवाइड करेंगे? 7 का डिवाइड करेंगे। कितनी बार डिवाइड होगा? 4 टाइम्स। और शेष क्या बचेगा? 0। शेष क्या बचेगा? 0। तो यहां से एक रिजल्ट आता है, यहां से एक रिजल्ट क्या आता है कि अधिकतम विषम दिन कितने हो सकते हैं? अधिकतम विषम दिन कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। 6 से ज्यादा होते ही, 6 से ज्यादा होते ही क्या करेंगे? 7 का भाग लगा देंगे। जैसे आपसे सिंपल सा 8 दिन में विषम दिन कितने? भाग लगाया 7 का, शेष क्या बचेगा? 1। ये क्या कहलाएगा? विषम दिन। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने बताया लीप वर्ष, देखते पता होना चाहिए कि वो लीप वर्ष है या नहीं। दूसरा पॉइंट, दिए गए वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। और तीसरा पॉइंट है विषम दिन। तीसरा पॉइंट है विषम दिन। ये तीनों पॉइंट हमारे पूरे कैलेंडर में एंड तक काम आएंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं वापस चलते हैं। जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं हम वापस चलते हैं। शुरुआत कहां से की थी? मैंने कहा सबसे पहले हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो ईयर से शुरुआत हमने की थी।
ईयर हमने पढ़ा था, ईयर दो प्रकार के होते हैं। अब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको थोड़ा। पहला साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। ठीक है, हमने पढ़ा था साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं वीक में। किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? वीक में। तो वीक में कन्वर्ट करने के लिए किसका भाग लगाएंगे? 7 का। यहां भी किसका भाग लगाएंगे? 7 का। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं और कितने विषम दिन होते हैं। तो 365 में जब मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार डिवाइड होगा? 52 टाइम्स। तो ये 52 तो क्या हो जाएंगे? सप्ताह। लेकिन दोस्तों एक शेष बचेगा, एक क्या बचेगा? शेष। और वो क्या कहलाएगा? विषम दिन। वो क्या कहलाएगा? विषम दिन। ठीक है, यही काम मैं यहां करूंगा। जब 366 में 366 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 52 टाइम्स। तो ये 52 तो क्या कहलाएंगे? सप्ताह। और शेष क्या बचेगा? 2। और ये 2 क्या कहलाएंगे? विषम दिन। ये 2 क्या कहलाएंगे? विषम दिन। तो अब ध्यान रखना दोस्तों, आगे क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए ये प्रोसेस हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक बनेगा। कैसे? आपको पता होना चाहिए साधारण वर्ष में कितना विषम दिन होता है? 1। और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2। और कैलेंडर का सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से सबसे पहले क्वेश्चन बनता है। अभी तक हमने दिनों में विषम दिन फाइंड आउट किए हैं। दिनों में विषम दिन, यहां कितने दिन? 366 दिन। और इसमें विषम दिन पूछे तो कितने आएंगे? 2। किसका भाग लगाया? 7 का। लेकिन अब जो क्वेश्चन आता है वो ये, आपसे पूछा जाए 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं। अभी तक हमने दिनों में विषम दिन फाइंड आउट किए हैं, अब हम वर्षों में विषम दिन फाइंड आउट करेंगे। अब हम वर्षों में विषम दिन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। पहले मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूं, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। इसके बाद मैं आपको इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो यहां कितने वर्ष में पूछा आपसे? 10 वर्ष में विषम दिन पूछा है। तो क्योंकि अब आपको पता है कि ये 10 वर्ष है, यानी 4 वर्ष से अधिक है, 4 से अधिक है, तो कंफर्म है कि इन 10 वर्षों में लीप वर्ष भी होंगे। ठीक है, तो 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? अभी बताया। किसका भाग लगाएंगे? 4 का। कितनी बार भाग गया है? 2 बार। तो 10 में से 2 तो क्या हो गए? लीप वर्ष। अब जो बचे वो क्या होंगे? नॉर्मल ईयर, यानी साधारण वर्ष। LY का मतलब लीप ईयर, NY का मतलब नॉर्मल ईयर। तो अगर 10 में से 2 लीप वर्ष हैं तो साधारण वर्ष कितने बचे? 8। ठीक, अब हमने पढ़ा कि एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 2। तो 2 लीप वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 4। एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होता है? 1। तो 8 नॉर्मल ईयर में विषम दिन कितने होंगे? 8। अब दोस्तों ये आ गए हमारे पास दिन, और ये दिन कितने आ गए? 12। लेकिन विषम दिन किससे ज्यादा नहीं होते हैं? 6 से ज्यादा नहीं होते हैं। 6 से ज्यादा होते ही वापस क्या करेंगे? 7 का भाग लगा देंगे। यहां 7 का भाग लगाया तो कितनी बार डिवाइड होगा? 1 बार। और शेष क्या बचेगा? 5। तो 10 वर्ष में विषम दिन कितने आ गए? 5 आ गए। क्या क्वेश्चन समझ में आया? एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं। आपसे पूछा 10 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, तो सबसे पहले 10 वर्षों में हमने लीप वर्ष फाइंड आउट किए। लीप वर्ष कितने आए? 2। अगर 10 में से 2 लीप वर्ष हैं तो नॉर्मल ईयर कितने बचे? 8। एक लीप ईयर में विषम दिन होते हैं 2, तो 2 में कितने होंगे? 4। एक साधारण वर्ष में विषम दिन होता है 1, तो 8 में कितने होंगे? 8। टोटल दिन आ गए हमारे पास 12। अब क्योंकि 12 ये 7 से ज्यादा है तो किसका डिवाइड करेंगे? 7 का। 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 5, यानी शेष बचा 5। तो 5 क्या कहलाएंगे? ओड डेज, विषम दिन। चलो एक क्वेश्चन और समझते हैं।
एक क्वेश्चन और समझते हैं, फिर इसकी मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, यानी विदाउट पेन कॉपी इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा पूरी रीजनिंग विदाउट पेन कॉपी आप करें, लेकिन उसके लिए साथ के साथ समझते चलना जरूरी है। जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, 10 वर्ष के बाद, यानी पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा 20 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। 20 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, तो देखो 10 वर्ष में विषम दिन कितने आए, 5, और 20 में पूछा है तो अगले 10 में कितने होंगे, 5, 5 और 5 10, 10 का 7 से डिवाइड किया 3, लेकिन वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ 20 वर्ष में विषम दिन पूछा है, समझना वही प्रक्रिया। वर्ष जो है 4 से ज्यादा है, इसका मतलब कंफर्म इसमें लीप ईयर होंगे। तो लीप ईयर कितने होंगे, 4 का भाग लगाएंगे तो 5 लीप ईयर। अगर 20 में से 5 लीप वर्ष हैं तो नॉर्मल वर्ष यानी साधारण वर्ष कितने बचे, 15। अब हो गया काम आपका। एक लीप ईयर में विषम दिन 2, तो 5 में कितने, 10 दिन। एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1, तो 15 में कितने, 15। दोस्तों टोटल दिन कितने आ गए, 25। लेकिन विषम दिन किससे ज्यादा नहीं होते, 6 से ज्यादा, सॉरी। तो किसका डिवाइड कर देंगे वापस, 7 का। 7 3 जा 21, कितनी बार भाग गया, 3 बार। शेष क्या बचेगा, 4, और वो 4 क्या कहलाएंगे, वो 4 क्या कहलाएंगे, विषम दिन कहलाएंगे। क्या समझ में आया। एक और क्वेश्चन थर्ड आपसे पूछा 30 वर्ष, आपसे पूछा 30 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। तो दोस्तों देखो ये मैंने आपको बेसिक मेथड समझाया, लेकिन इतना लेंथी नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बेसिक बताया। आपको क्या करना है वापस देखो, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। आपसे पूछा 10 वर्ष में विषम दिन कितने, 10 वर्ष में विषम दिन कितने। तो आपको जितने वर्ष में पूछा है उतने वर्ष लिख दो। यहां कितने वर्ष में पूछा है, 10 में, तो 10 को लिखो 10। ठीक, अब इसमें क्या करना है हमें, 10 वर्ष में जितने लीप वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं 10 में, 2, वो ऐड कर दो आप। ऐड किया, टोटल किया तो कितना आया, 12। कितना आया, 12। यहां भी कितना आया था, 12। लेकिन विषम दिन 6 से ज्यादा नहीं होते, तो किसका डिवाइड किया, 7 का। किसका डिवाइड किया, 7 का। कितने बार डिवाइड हुआ, 1 बार। शेष क्या बचा, 5। यहां भी उत्तर क्या था, 5 था। ठीक, यहां देखो अब आपसे कितने वर्ष में पूछा है, 20 वर्ष में। तो अभी मैंने बताया जितने वर्ष में पूछा है उतने वर्ष लिखो। ठीक, सेकंड काम क्या करना है, इसमें ऐड क्या करना है, 20 वर्ष में जितने लीप वर्ष हैं वो ऐड कर दो। तो 20 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं, 5। टोटल किया कितना आया, 25। किसका डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे। शेष क्या बचेगा, 4, और ये 4 क्या कहलाएंगे, विषम दिन। ये 4 क्या कहलाएंगे, विषम दिन। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे। यहां देखो आपसे कितने वर्ष में पूछा है, 30 वर्ष में। जितने वर्ष में पूछा उतने वर्ष लिखो, 30 को लिखो 30, और इसमें ऐड क्या कर देंगे, जितने लीप वर्ष हैं। और लीप वर्ष कितने हैं, 7। लीप वर्ष कितने हैं, 7। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 का भाग लगाया, 4 7 जा 28, और इसको कर दिया टोटल, और टोटल कितना आया, 37। किसका डिवाइड करेंगे, 7 का। 7 का डिवाइड किया तो 7 × 5 35, शेष क्या बचा, 2, और ये 2 क्या कहलाएंगे, विषम दिन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया है 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 200 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 500 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। अब आप उसको इजीली कर सकते हैं। एक एग्जांपल और समझे, 4th वन आपसे पूछा 80 ईयर्स, 80 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, जितने वर्ष में पूछा है उतना लिखेंगे। कितने वर्ष में, 80। 80 को 80 लिखा, प्लस कर देंगे इसमें लीप ईयर। तो 80 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, 4 का भाग लगाया तो 20। टोटल किया, टोटल आ गया 100। टोटल आ गया 100। ये 100 क्या आ गया, दिनों की संख्या। किसका डिवाइड करेंगे, 7 का। 7 का डिवाइड किया तो 14 × 7 98, शेष क्या बचा, 2, और ये 2 क्या कहलाएंगे, विषम दिन।
ये दो क्या कहलाएंगे, विषम दिन। तो अब आपसे 100 में पूछे, 200 में पूछे, 1000 में पूछे, 2000 में पूछे, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन जो बेसिक कैलेंडर से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 वर्ष, 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। तो ध्यान रखना, जब भी लीप नाम सुनाई दे तुरंत भाग लगाना है किसका, 4 का। कितनी बार भाग जाएगा, 25। लेकिन मैंने कहा ये 25 तो रोंग है, ये 25 तो रोंग है। ऐसा क्यों है, ये अब हम डिस्कस करते हैं, ये अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम सबको पता है लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम किसका भाग लगाते हैं, 4 का। दिए गए वर्षों में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम किसका भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। तो देखो यहां ऐसा गलत क्यों हो रहा है, कुछ एग्जांपल लिखता हूं मैं। जैसे 1912, 1600, 1700, 1951, ठीक है, 2000, 1700, कुछ एग्जांपल मैंने ऐसे रैंडम लिखे हैं। तो देखो दोस्तों ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ष हैं, सारे के सारे वर्ष हैं। लेकिन एक वर्ड हो रहा था शताब्दी। शताब्दी क्या होती है, शताब्दी क्या होती है, जो प्रत्येक 100 वर्ष पे खत्म हो रही है वो शताब्दी, या फिर कहें जो 00 पे एंड हो रही है वो क्या कहलाती है, शताब्दी कहलाती है। वो क्या कहलाती है, शताब्दी। ये 1600 ईयर है लेकिन 00 पे खत्म हुई तो इसको हमने नाम दे दिया शताब्दी वर्ष। यहां वापस 00 पे खत्म हो रहा है तो ये 1700, हमने इसको नाम दे दिया शताब्दी वर्ष। एक तो हो गया वर्ष, एक हो गया शताब्दी वर्ष। अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इनमें कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले बात करें 1912। तो मैंने आपको बताया आखिरी 2 डिजिट में 4 का भाग लगा के देखें, क्या 12 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो हम कहेंगे कि ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है। आगे देखें 1600, मैंने आपको ये भी बताया था कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके अगर आखिरी 2 डिजिट 00 हैं, उसके आखिरी 2 डिजिट 00 हैं तो भी उसमें 4 का भाग जाएगा। तो क्या 1600 में, ध्यान से समझना, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आगे, 1600 में 4 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। तो हम क्या कहेंगे, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। तो फिर 1700 के बारे में क्या कहोगे, 1700 के बारे में क्या कहोगे, आखिरी 2 डिजिट क्या है, 00। क्या इसमें 4 का भाग जाता है, बिल्कुल 4 का भाग जाता है। तो इसका मतलब ये लीप ईयर होना चाहिए, ये लीप ईयर होना चाहिए, परंतु ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। चलो क्यों नहीं है अभी डिस्कस करेंगे। 51, 1951, कोई डाउट नहीं है इसमें, आखिरी 2 डिजिट में 4 का भाग लगाया। क्या 51 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता, तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा। 2000 4 का भाग जाता है, लीप ईयर होगा। लेकिन बात करें, अच्छा 1700 लिख चुके हैं, हम चेंज करते हैं इसको, 1900 लिख लेते हैं। 1900, 2100, 2200, 2300 एंड सो ऑन। क्या 1900 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो इसका मतलब ये लीप ईयर होना चाहिए, परंतु ये भी लीप ईयर नहीं है। इसी तरह बात करें 2100, ये भी लीप ईयर नहीं है। तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें, इसमें और इसमें 4 का भाग जाता है, पर ये लीप ईयर नहीं है। क्योंकि देखो आप ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये सारे के सारे हैं शताब्दी वर्ष, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, शताब्दी वर्ष, क्योंकि किस पे खत्म हो रहे, 00 पे खत्म हो रहे। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी तभी कहलाएगा जब उसमें 4 का नहीं, किसका भाग, 400 का भाग जाएगा। जब उसमें 4 का नहीं, किसका भाग जाएगा, 400 का भाग जाएगा, तो ही वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो देखो अब समझ में आ गया होगा, हम 4 का भाग सिर्फ ईयर में लगाएंगे, शताब्दी वर्ष में किसका भाग लगाएंगे, 400 का भाग लगाएंगे। क्या 1600 में 400 का भाग जाता है,
बिल्कुल जाता है, तो ये लीप ईयर कहलाएगा। क्या 1700 में 400 का भाग जाता है? नहीं जाता, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। इसमें 4 का लगाएंगे, ये वापस शताब्दी वर्ष है, किसका भाग लगाएंगे? 400 का भाग लगाएंगे। क्या 400 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। तो ये कौन सा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा, या कहें लीप शताब्दी कहलाएगा। 1900 में क्या 400 का भाग जाता है? 400 का क्यों लगाया? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, क्योंकि ये 00 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। 2100, क्या 2100 में 400 का भाग जाता है? नहीं जाता, इसलिए ये भी लीप वर्ष नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि लीप वर्ष है तो इसमें 29 फेब आएगी। क्या 1700 में 29 फेब आएगी क्या? या कहूं 29 फरवरी आएगी क्या 1700 में? नहीं आएगी, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जाता है। इसी तरह क्या 2000 में 29 फरवरी आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि इसमें 400 का भाग जाता है। इसी तरह 1900 और 2100 में नहीं आएगी। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो समझना, सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मैं क्लास में पूछता हूँ स्टूडेंट से कि बताइए किसी व्यक्ति के जन्म दिवस मनाने में, यानी बर्थडे सेलिब्रेशन में मैक्सिमम कितने ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है। जैसे मैंने, अगर आज मेरा जन्मदिन है तो कितने वर्ष बाद मैं जन्मदिन मनाऊंगा? तो एक तो हो गया कि वापस 1 वर्ष बाद मनाएंगे, लेकिन सवाल में पूछा है अधिकतम, मैक्सिमम कितने ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है। तो लगभग स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स मुझे आंसर देते हैं कि सर 4 वर्ष का अधिकतम गैप हो सकता है। यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, ये सी-सेट के, यूपीएससी के सी-सेट में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों आपका सोचना सही है कि किसी व्यक्ति का 29 फरवरी को जन्म हुआ है, तो वापस 29 फरवरी को ही वो सेलिब्रेट करेगा और वो आती है 4 वर्ष बाद। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन उत्तर ये गलत है। क्यों उत्तर ये गलत है? क्यों? तो समझें एक बार। जैसे दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। कोई शताब्दी लीप शताब्दी तभी कहलाएगी जब उसमें 400 का भाग जाएगा। वो कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होगा आपका। देखो, आपसे पूछा गया व्यक्ति का जन्म हुआ 29 फेब 1996, व्यक्ति का जन्म हुआ 29 फेब, इसको 1996 नहीं 1896 करो, 1896 करो। व्यक्ति का जन्म हुआ 29 फेब 1896। ये व्यक्ति अपना पहला जन्मदिन यानी कहें फर्स्ट बर्थडे कब सेलिब्रेट करेगा? ये व्यक्ति अपना फर्स्ट बर्थडे कब सेलिब्रेट करेगा? तो समझना ध्यान से दोस्तों, 29 फेब है तो करेगा तो 29 फेब को ही, ठीक है। 29 फेब को पैदा हुआ है तो बर्थडे जो है वो तो सेलिब्रेट करेगा 29 फेब को ही, ये तो कंफर्म है। लेकिन ईयर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो 1896 लीप ईयर है, तभी तो 29 फेब आई। दोबारा लीप ईयर कब आएगा? कब आएगा? 4 साल बाद, ऑब्वियस सी बात है। तो 1896 से 4 साल बाद जाएं तो वर्ष कौन सा आता है? 1900। तो वर्ष कौन सा आता है? 1900। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या ये आंसर सही है क्या? अभी अभी हमने डिस्कस किया, क्या 1900 लीप शताब्दी है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जाता। अब क्योंकि लीप शताब्दी नहीं है तो क्या इसमें 29 फेब आएगी क्या? नहीं आएगी, 29 फेब नहीं आएगी। तो फिर कब आएगी? वापस 4 साल बाद, यानी उत्तर क्या होगा? 1904 होगा। ध्यान से दे समझना दोस्तों, 1896 में जन्म हुआ, 4 साल बाद 29 फेब आनी चाहिए, यानी 1900 में आनी चाहिए। बट 1900 में 29 फेब नहीं आएगी क्योंकि ये लीप शताब्दी नहीं है।
तो फिर कब आएगी? वापस 4 साल बाद, यानी 1904 में। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन पूछा था, किसी व्यक्ति के जन्म दिवस मनाने में अधिकतम कितने वर्षों का गैप हो सकता है? तो दोस्तों कितने वर्षों का गैप हुआ? 1896 से लेके 1904 तक जाएंगे तो गैप होगा 8 वर्ष का। तो गैप होगा 8 वर्ष का। तो किसी व्यक्ति के जन्म दिवस मनाने में अधिकतम कितने वर्षों का गैप हो सकता है? तो उत्तर क्या होगा? 8 वर्ष। ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछता हूं। अब आपको जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा, तो इसका आंसर देना है। एक व्यक्ति की शादी होती है, एक व्यक्ति की शादी होती है 29 फेब 1792। व्यक्ति की शादी होती है 29 फेब 1792। अगर इस पति पत्नी के बीच सब कुछ सही चलता रहा, तो ये अपनी चौथी मैरिज एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट करेंगे? ऊपर लिखता हूं, चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन वापस ऊपर लिखता हूं, हो सकता है नीचे आपको दिख नहीं रहा हो। वापस समझना, व्यक्ति की शादी होती है 29 फेब 1792। मैंने पूछा इनके बीच सब ठीक चलता रहा तो ये अपनी 4th मैरिज एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट करेंगे, यानी चौथी शादी की सालगिरह कब सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखो समझना, करेंगे तो 29 फेब को ही। ठीक, तो ये 29 फेब तो हम लिख देते हैं, 29 फेब तो हम लिख देते हैं। बात यह है इंपॉर्टेंट, वर्ष कब होगा? 1792 लीप वर्ष है। अगला लीप वर्ष कब आएगा? 1796। अगला लीप वर्ष कब आएगा? 1796। यहां कौन सी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे? पहले शादी की सालगिरह। ठीक है, 1796 के फिर 4 साल बाद, यानी कौन सा वर्ष? 1800। यहां कौन सी सेलिब्रेट करेंगे? सेकंड। गलत हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि 1800 में 29 फरवरी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अभी बता चुका हूं कि 1800 शताब्दी वर्ष है। 1800 शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी तभी कहलाएगा जब उसमें 400 का भाग जाएगा। अब क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है, तो 1800 में सेकंड सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा, तो फिर वापस कब करेगा? 1804। यहां कौन सी शादी सालगिरह सेलिब्रेट करेगा? दूसरी। 1804 के बाद फिर वापस 1808। यहां कौन सी? तीसरी। और चौथी वापस 4 साल बाद, 1808 के 4 साल बाद कौन सी? चौथी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर होता है 1808, जो कि गलत है, क्योंकि 1800 काउंट नहीं होगी। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। जब भी आपको 00 दिखाई देगा, जब भी आपको किसी वर्ष के आगे लास्ट में 00 दिखाई देगा, हम कहेंगे वो शताब्दी वर्ष है। और वो लीप शताब्दी तभी होगा जब उसमें 400 का भाग जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इससे आगे जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये बेसिक था। अभी आज हमने कैलेंडर का डे 1 है, ये कैलेंडर का डे 1 है। डे 1 में जो थ्योरी पढ़ी, इसको दोस्तों अच्छे से समझना, क्योंकि अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गया, बेसिक था सब कुछ, तो नेक्स्ट पार्ट यानी कैलेंडर जब तक खत्म होगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसको पढ़ते रहिए। पूरा कैलेंडर आपने देखा होगा, जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं, कि क्लास में हम जितना डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया, वापस उतना ही डिटेल में यहाँ आपको पढ़ाऊंगा। और मेरी तरफ से वापस पूरा कैलेंडर मैं आपको विदाउट पेन कॉपी करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास डे 2 में नेक्स्ट।